हेलो हेलो। कितना नंबर तक हुआ था? नंबर बता। 355, 338, 339 से होना था ना। शुरू करें। टोटल कितना है? 400। आ जाओ इधर। कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल कितनी दिशाओं में कार्य करता है। ये तो दोस्त मेरे आपको पता होगा, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सुने हैं? एक क्रिया का बल होगा और दूसरा किसका बल होगा? प्रतिक्रिया का। तो बल कितने दिशाओं में नहीं, बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक क्रिया का बल और दूसरा प्रतिक्रिया का बल। तो लिख लो दो। कौन हमेशा जोड़े में होता है? बल। एक क्रिया का बल होगा और दूसरा प्रतिक्रिया का बल होगा। लिख लो एक लाइन और, एनसीईआरटी में सवाल है। बल, बल हमेशा जोड़े में होता है। बल हमेशा किसमें होता है? जोड़े में। बल हमेशा किसमें होता है? जोड़े में होता है। बल कभी भी अकेले नहीं होता। अच्छा बताओ, जिस पर क्रिया होगा उसी पर प्रतिक्रिया होगा कि विपरीत पर प्रतिक्रिया होगा? जिस पर क्रिया होगा उसके विपरीत पर प्रतिक्रिया होगा। लिखना, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। कौन चला? क्रिया और प्रतिक्रिया। बताओ न्यूटन का तीसरा नियम किन स्थितियों पर लागू होता है? दो वस्तुओं के बीच होने वाले क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए। न्यूटन का तीसरा नियम यह नहीं कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। लिखे? एक बार हम न्यूटन के तीनों नियम को पढ़ाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ये लिखे? लिखे? अब देखिए, न्यूटन के नियम को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जड़त्व। क्या पढ़ना पड़ेगा? जड़त्व के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था। बताओ क्या होता है? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही ना जड़त्व है। अर्थात अब अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब न्यूटन के नियम की अगर हम बात करें, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, जिसका नाम था क्या? प्रिंसिपिया। क्या नाम था? अब ये कितने हैं? न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तीन। देखो पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि अगर, प्रथम नियम ये कहता है अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, और गति में है तो
गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक, बताओ, हम अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहते, पहले समझ लो, लिखने से नहीं होगा, चला। हम अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहते हैं, हम अगर गति में है तो गति में रहना चाहते हैं, कब तक? जैसे ये लड़का बैठा है तो बैठे रहना चाहता है, कब तक? जब तक हम एक उठने के लिए ना कहें। हम हो गए बाह्य बल। लेकिन चाहता है, गति में रहना चाहता है जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। अब ध्यान देना, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है F बराबर ma, और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। रुक जा, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया। अब देखो, प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है कि बल किसी वस्तु की अवस्था को क्या करेगा? बदल देगा। दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, और तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है कि अगर क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया भी होगा, मारेंगे तो चोट लगेगा। ये कैवे नियम से पता चलता है? तीसरे से। ये जो पहला नियम है, इससे बल की क्या का पता चलता है? बल की परिभाषा। और दूसरे नियम से बल का क्या? सूत्र। तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है, बल की प्रकृति का पता चलता है। जल्दी से लिख लो, पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों सेम वस्तु पर कि अलग अलग वस्तु पर? मारेंगे हम हाथ से अपने गाल पर तो गाल पर चोट लगेगा, हाथ पर भी चोट लगेगा। जल्दी से लिखें, फिर बताते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनाना। गुरुजी, भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि होता है जिसे हम नाप सकते हैं। हो गया? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये कैवा नियम है? पहला। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma, और तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। लिख लिए? तृतीय नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। तृतीय नियम से क्या चीज का पता चलता है? पढ़े?
अरे बढ़े। अब देखो, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? दो वस्तुओं के बीच होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए लागू होता है। सही बात है? अरे बोलो। अब देखो, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक किस दिशा में गति करेगा? पीछे की ओर। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, न्यूटन का तीसरा नियम सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछता है, प्रथम नियम का, दूसरा नियम का, तीसरा नियम का। प्रथम नियम का जो एग्जाम्पल है, इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम, इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। और तृतीय नियम का जो एग्जाम्पल है, वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसका जितना भी एग्जाम्पल है, गति या विराम का विरोध, दूसरा नियम, गति या विराम का विरोध कहवा नियम पहला, और चोट कम या अधिक लगना, दूसरा नियम। चोट लगना, तीसरा नियम। देखो, इसका जो तीन एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है बंदूक से गोली का निकलना, रॉकेट का उड़ना, और नाव से कूदना। रुक जा, एक मिनट। जो पूछता है सिर्फ उसकी बात करो। कहेगा बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे हटना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का उड़ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, संवेग। या तो ये देगा या तो ये देगा, दोनों दे देगा तो एक से अधिक आंसर होगा। बोलबे नहीं करेगा। अब गति या विराम का विरोध, जैसे कोई आदमी चल रहा है, चलते रहना चाहता है, तो गति का विरोध कर रहा है, रुकने नहीं ना रुक रहा है। तिकावा नियम पहला। अगर कहेगा गद्दे पर कम चोट लगता है, जमीन पर अधिक चोट लगता है, तो चोट कम ज्यादा लगना कहवा नियम दूसरा। कहेगा कुएं से रस्सी से पानी निकाल रहे थे, रस्सी टूट गया, चोट लग गया, तो चोट खाली लग गया तो कहवा नियम तीसरा। चोट कम ज्यादा लगा तो दूसरा। जैसे क्रिकेट की गेंद से चोट कम लगता है, कोस्को गेंद से चोट, क्रिकेट की गेंद से चोट ज्यादा लगता है, और टेनिस की गेंद से चोट कम लगता है, कहवा नियम। कहवा हम फर्श पर गिर गए, चोट लग गया, तीसरा। हम किसी को एक थप्पड़ मारे, फिर दूसरा थप्पड़ मारे, दूसरे थप्पड़ से ज्यादा चोट लगा, चोट कम ज्यादा लगा, कहवा दूसरा। हम एक थप्पड़ मारे, खाली चोट लग गया, तीसरा। हम थप्पड़ मार रहे हैं, मारते रहना चाहते हैं, पहला। लिख लो। अब चला, आप लोग एकदम सीरियसली पढ़ाई कीजिए। एस्टेट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन एग्जाम इसका हो जाएगा जैसा लग रहा है, एकदम आनन फानन में परीक्षा हो जाएगा। एकदम बी सीरियस। एक सीरीज चला हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का कॉम्बो, डेली। या तो यूट्यूब पे करो या ऑफलाइन में करो, दोनों का हम देख रहे हैं कैसे हो पाएगा। क्या करना चाहते हो बताओ? 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन में ज्यादा इसलिए समझ में आता है कि आप बैठ के लिखते हैं, ऑनलाइन में खाली मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। ऑनलाइन वालों आप भी लिखिए। हो गया? अरे हुआ?
इतने क्वेश्चन पूछता है मेनली। कहेगा रॉकेट का उड़ना किसका सिद्धांत, संवेग संरक्षण। बंदूक का चलना संवेग संरक्षण। बंदूक पीछे हटता है कि आगे जाता है? बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक किस दिशा में गति करेगा, पीछे की ओर। बताओ बंदूक पीछे की ओर क्यों गति करता है? गोली आगे क्रिया करता है, बंदूक पीछे प्रतिक्रिया करता है। पढ़ें? किस बल के कारण नाव पीछे की ओर गति करता है? जब कोई व्यक्ति आगे कूदता है, कौन बल? आगे होगा क्रिया, पीछे होगा प्रतिक्रिया। 21वें नियम का एग्जाम्पल है। तीसरा, टकराव के बाद की गति किसका उदाहरण है? संवेग संरक्षण। जितना भी टक्कर है सब संवेग संरक्षण। लिख लो, सभी प्रकार का टक्कर संवेग संरक्षण का उदाहरण है। सभी प्रकार का टक्कर संवेग संरक्षण का उदाहरण है। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। सभी प्रकार का टक्कर संवेग संरक्षण का उदाहरण है। बोलो। दोनों होगा आंसर। जैसे चला, होता क्या है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण का ही दूसरा रूप है। अगर तुमको, सुन तो लो, अगर तुमको एक ही मारना पड़े कि रॉकेट का उड़ना कौन नियम है, आंसर होगा संवेग संरक्षण। ठीक है। बंदूक से गोली का चलना क्या होगा? संवेग संरक्षण। ठीक है। बताओ, परखनली की पानी युक्त बोतल को गर्म करते समय पहले किस दिशा में कॉर्क फैलना चाहिए? गलत है, लाइन ही गलत है, काट दो, कट दिस लाइन। कॉर्कदार बोतल के पानी में परीक्षण करते समय किससे बचना चाहिए? पानी के अधिक तापमान ना हो। अच्छा बताओ, कॉर्क वाला बोतल है और उसमें आप पानी डाल दिए हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, तो आप पानी का क्या चाहेंगे? बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा तो बोतलें फूट जाएगा। तो यह प्रसार पर आधारित है। क्वेश्चन पूछेगा तुमको क्या, वो सुन लो। क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत गर्म पानी अगर हम कांच के बर्तन में डाल देते हैं तो कांच का बर्तन फूट जाएगा, किसके कारण? प्रसार के कारण। किसके कारण? फैलने के कारण। बोलो न रे। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछता है कि दो मग जो है एक दूसरे में डाल दिया गया, पूरा टाइट है। बोलो न रे। दो मग एक दूसरे में डाल दिया, फुल टाइट है। अब कह रहा है कि इसको निकालना है। इसको क्या करना है? निकालना है। कौन वाला मग को गर्म करेंगे, बाहर वाला को कि अंदर वाला? अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे में एकदम टाइट है, हमको इसको निकालना है, तो निकालना है तो बाहर वाला को गर्म करेंगे तो फैलेगा तब ना, खट से निकल जाएगा। अंदर वाला को गर्म करोगे तो और टाइट हो जाएगा। किसको गर्म करोगे? बाहर वाला को या अंदर वाला को? बाहर वाला को गर्म करोगे फट से निकल जाएगा। पिस्तौल के पीछे हटने के वेग का परिवर्तन किससे संबंधित है? प्रारंभिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको, क्वेश्चन पूछेगा पिस्तौल का पीछे हटना कौन सिद्धांत? संवेग संरक्षण। वेग परिवर्तन जब भी होगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर होता है। कोई भी चीज का अंतर जो है परिवर्तन कहलाता है। बता, संवेग संरक्षण के नियमानुसार टकराव के बाद कुल संवेग का मान क्या रहता है? संवेग के मान पहले के बराबर होता है, तब ना संरक्षित होगा। संवेग संरक्षण का मतलब टक्कर से पहले का संवेग है, टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होगा? बराबर। बताओ, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल से। ये बल का क्या देता है? अरे बल का क्या देता है? सूत्र। गति का दूसरा नियम बल का क्या देता है? सूत्र। F बराबर ma। बल का सही मात्रक न्यूटन।
सीजीएस मात्रक डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। सीजीएस मात्रक होता है डाइन। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 1 न्यूटन बल कितना होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही ना न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन। किसी वस्तु की गति की माप क्या होता है? गलत है, संवेग। गति की माप को संवेग से निरूपित करते हैं। संवेग के द्वारा हम लोग गति की माप को नापते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कैवा नियम है? तीसरा। सही है। ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। हम बीमार क्यों होते हैं भैया? क्यों बीमार होते हैं बताइए? स्वास्थ्य और रोग के अर्थ को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? आप स्वस्थ रहें, आप अपने आसपास किस चीज से क्या रोग होगा, इसको जानना क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि हम बीमारियों के कारण को समझ सकें। हम बीमार पड़े तो उसको समझ सकें, इसलिए स्वास्थ्य और रोग को समझना जरूरी है। हो गया? बता, अगर आपके पास पर्यावरण में फैलता वायरस है तो क्या होगा? स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल मतलब विरोध की सपोर्ट। प्रति का मतलब ये होता है विरोध, जैसे प्रतिकर्षण, प्रतिरोध, प्रतिशोध, विरोधात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपके आसपास कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस है तो आपके अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? बक अच्छा, हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भोजन। रुक, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछता है। आपको पूछेगा ऊर्जा प्राप्त होता है, तो भोजन से प्राप्त होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से। महत्तम ऊर्जा प्राप्त होता है किससे? वसा से। और तुरंत प्राप्त होता है ग्लूकोज से। हम जो भोजन ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसको किस में नापते हैं? कैलोरी में। हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको किस में नापते हैं? कैलोरी में। प्राप्त होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट। महत्तम प्राप्त होता है किससे? वसा। और तुरंत प्राप्त होता है किससे? ग्लूकोज।
इस क्लास के जस्ट बाद चला कर दें या जस्ट पहले? पहले? पहले तो नहीं हो पाएगा, पहले रूम खाली नहीं है। इस क्लास के बाद कर दें? चंद्रा सर बोले हैं कि पूरा मटेरियल बनाए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन डेली आपका हो जाएगा। किसका? मॉडर्न का। अब 25 क्वेश्चन डेली हो जाएगा आपका करंट अफेयर, यानी 50 क्वेश्चन डेली होगा। 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगेगा और हमको लगता है दोनों मिला के आपका 20-22 नंबर लगभग कवर करता है। 10 से 15 नंबर, 12-13 नंबर तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, 15 के अप्रोक्स 10 नंबर के आसपास हो गया आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। यही रेशियो है रे। 12-15 को करंट अफेयर्स पूछता है, 16 को सब में चला अलग अलग रहता है। 15 को 16 को तक करंट अफेयर्स पूछा है। आप 10 से 15 को हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑन एन एवरेज। तो 25 से 30 नंबर तुम्हारा यही 1 घंटा है। अगर रेगुलर आप 50 क्वेश्चन करते हैं तो हमको लगता है बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। रेगुलर लेकिन करना होगा, अभी से लेकर एग्जाम तक 2 महीने में आपका करंट अफेयर्स भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। शुरू कर दें इसको हम अपने जस्ट बाद 1:15 में हम छोड़ेंगे, 1:15 से लाइव हो जाएगा। आप लोगों को ऑफलाइन में भी पीडीएफ मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक ना? बैठ के आराम से आप बैठ के क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप प्रॉपर वे में टेस्ट देके आप प्रॉपर वे में आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसको करना होगा आप कर सकते हैं। सोमवार से इसको स्टार्ट करेंगे, इसी सोमवार से। ये लिख लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भोजन। दे देखता है एक दिन नहीं खाते हैं हम लोगों को भोजन, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है अगर पेट में भोजन ना रहे तो अब हम ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? वसा से। किससे प्राप्त करते हैं? ग्लाइकोजन से। किससे प्राप्त करते हैं? ग्लाइकोजन से। अगर हमारे शरीर में भोजन ना रहे तो हम लोग ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? ग्लाइकोजन से। बताओ स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि। तीनों रूप से आपको सबल होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के कौन से क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं? आहार और व्यायाम। आहार और व्यायाम शारीरिक है, आहार भी आपके शरीर के लिए है, व्यायाम भी आपके शरीर के लिए है। पढ़ें। स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों आवश्यक है? बीमारियों से बचने के लिए। बीमारियों से बचाओ। यदि नालियां साफ ना हो तो क्या होता है? बीमारियां फैलती है। बीमारी फैलाता कौन है? मच्छर। बीमारियों का वाहक है मच्छर की कारक है? वाहक है। मलेरिया ही ले लीजिए आप, तो मलेरिया का वाहक कौन है? वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। और कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्रॉपर वे में चला आपको कंटेंट मिलेगा। हम जो उनको सर को हम प्रॉपरली गाइड कर दिए, हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं कि क्या करना है। 25 करंट अफेयर्स, 25 मॉडर्न हिस्ट्री, बस दुए को फिक्स रहेगा। लेकिन 1 से 1.5 घंटे का समय, कम से कम 1.5 घंटे का समय देना होगा। वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। वाहक और कारक में संबंध समझ रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए केरोसिन का तेल छिड़काव करने से नालियों में क्या होता है? मच्छर मरता है कि लार्वा? लार्वा मर जाता है, मच्छर नहीं मरता है। पढ़ें। मेनिंजाइटिस किस प्रकार का रोग है? क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से।
मेनिंजाइटिस स्नायु तंत्र का रोग है, मस्तिष्क से संबंधित है। बताओ मलेरिया किस परिजीवी, अभी तुरंत लिखा दिए थे, प्लाज्मोडियम। ये पढ़े हो, लिस्मेनिया किस बीमारी का नाम है, के कारण बनता है, कालाजार। लिस्मेनिया किस बीमारी का कारण बनता है, कालाजार। 500 नैनोमीटर की माप दर्शाता है 1 माइक्रोमीटर के आधा। ये कुछ खास नहीं है, काट दो इसको, फालतू का चीज। ई पूछेगा लेकिन तुमको, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या 0.001 mm। क्या है, क्या चिट्ठी देता है। सर आप जो फ्री क्लास करने के लिए जो कार्ड बना दिए थे, रक्षाबंधन में घर गए थे, बाढ़ के पानी में सब चीज खो गया। पीडीएफ फ्री में मेरे घर में पानी घुस गया, ये लिखा है। सर प्लीज सर कार्ड बना दीजिए। के है, बना देंगे, ये कौन बात है, इतना टेंशन में काहे रहता है। तो आजकल देखते हैं बहुत टेंशन में रहता है। टेंशन चलन लेने से नहीं होगा, चिंता मत करो, चिंतन करो। तो तू चिंता कर रहा है, चिंता करने से कुछ नहीं मिलना है। SARS नाम सुने हो, सार्स बैक्टीरिया का प्रमुख गुण होता है सूक्ष्मदर्शी संरचना। ये साफे फालतू बात है, काट दो। क्वेश्चन तुमको ये पूछता है बैक्टीरिया का को हम लोग कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। लिख लो, पहली बार बैक्टीरिया को किसने, पहली बार कोशिका को किसने देखा था, किसने देखा था रे, रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क, कॉर्क कैम्बियन का नाम सुने हो ना, उसी में देखा था। तो उसको जालीदार जो है मधुमक्खी के छत्ता के जैसा जाली जाली दिखाई दिया था। बोलन रे, निर्जीव कोशिका का खोज उन्होंने ही किया था। तो यहाँ क्वेश्चन उसी में उन्होंने जो देखा था वो किससे देखा था, सूक्ष्मदर्शी से। ये क्वेश्चन पूछता है, लिख लो, जीवाणु को पहली बार सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु को पहली बार सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किसने देखा, रॉबर्ट, बोलन रे, रॉबर्ट हुक ने देखा था। हाँ क्या लिखा, जीवाणु ने, कोशिका को पहली बार, जीवाणु को नहीं, जीवाणु को तो लिवेन हॉक ने देखा था। कोशिका को पहली बार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने देखा था। आज जीवाणु को पहली बार कोशिका के दृष्टिकोण से किसने देखा था, लिवेन हॉक ने। कोशिका को पहली बार सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसने देखा, किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। बता माइक्रोमीटर का क्या उपयोग है, अभी तुरंत बता। माइक्रोमीटर सूक्ष्म जीवों के आकार को मापता है, सबसे छोटी इकाई है, किसी भी आकार को मापने की सबसे छोटी इकाई यही है। मापन की सबसे छोटी इकाई जो प्रयोग में लाई जाती है, मापन की सबसे छोटी इकाई जो प्रयोग में लाई जाती है, पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। हो गया।
अरे हुआ। एंटीबायोटिक का उपयोग कब लाभदायक है? वायरस संक्रमण में। वायरस संक्रमण में कि जीवाणु संक्रमण में? एंटीबायोटिक है ये। बायोटिक मतलब होता है जीवाणु जनित। जीवाणु संक्रमण में। वायरस संक्रमण में हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, जैसे आपको बुखार लग जाता है, वायरल फीवर, तो तब भी हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं बता? क्योंकि जब वायरल फीवर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक ना कर दे, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। वायरल फीवर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जो वायरल चीजों का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टीका है। चाहे पोलियो वायरल है, उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टीका है। पहले आप ले सकते हैं। एड्स वायरल है, उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ टीका है। कोरोना वायरस है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्या है? टीका है। लेकिन फिर भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर आता है, फिर भी हम लोग क्यों खाते हैं एंटीबायोटिक? इसलिए खाते हैं कि जब वायरल फीवर आता है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया, दूसरा कोई बीमारी ना हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। और वायरल चीजें शरीर अपने आप डब्ल्यूबीसी जनरेट करके उससे लड़ के उसको हरा देता है। और उसी हराने के क्रम में पता चला हरा रहा है, मेरा डब्ल्यूबीसी लड़ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है, और तब तक दूसरा एंटीबायोटिक जीवाणु जनित रोग आक्रमण कर दिया, तो फिर तो दो चीजों से लड़ना होगा, उसमें शरीर फेल कर जाएगा, तो वहां पर चीजें बिगड़ सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक, एक होता है एनाल्जेसिक, नाम सुने हो? एनाल्जेसिक नाम सुने हो? नहीं। दर्द निवारक क्या होता है? एनाल्जेसिक, एंटी पैरेटिक, ज्वरनाशी। अरे तब ना उसी एंटी पैरेटिक से बना पैरासिटामोल। एंटी पायरेटिक हो गया ज्वरनाशी, एनाल्जेसिक हो गया दर्द निवारक, एंटा एसिड हो गया एसिडिटी को खत्म करने वाला, एंटीबायोटिक हो गया जीवाणु जनित रोग को खत्म करने वाला। एंटीपायरेटिक लिख लो, एंटी पायरेटिक ज्वरनाशी, जो डोलो तोलो खाते हैं। एनाल्जेसिक दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, एंटा एसिड अम्लीयता समाप्त करता, जो आप लोग खाते हैं डाइजीन एसिलॉक, इनो, अब है ना उन, इधर आओ ना, आओ ना रे जल्दी। लाइन सही है, उसका सेंस गलत है। आओ बाबू डॉक्टर साहब, यही सब कर करके झोला छाप सब ठगता है। बोलो। अच्छा, क्या नहीं है रे? हाँ तब तो सही है ना है। यहाँ नहीं को काट दो तब जीवा गलत हो जाएगा, नहीं है तब तो सही है। एंटीबायोटिक का उपयोग कब लाभदायक नहीं है? वायरल डिजीज में लाभदायक है? नहीं है। किसमें लाभदायक है? जीवाणु जनित में लाभदायक। हाँ वेरी गुड, ये नहीं हम ध्यान नहीं दिए। एंटीबायोटिक का उपयोग कब लाभदायक नहीं है? वायरल डिजीज में कोई लाभदायक नहीं है, लेकिन वायरल डिजीज में हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। एजिथ्रल का नाम सुने हो? अरे एजिथ्रल का नाम नहीं सुना है? कोरोना के टाइम में खूब खा रहा था सब। एजिथ्रोमाइसिन सुना है? तो काहे खाता था? वो था एंटीबायोटिक, आज हो रहा था कोरोना वायरस से, उसी के कारण। तो एंटीबायोटिक का उपयोग कब सही है, कब लाभदायक नहीं है कह रहा है, तो नहीं है। वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक है?
एंटीबायोटिक का उपयोग तब लाभदायक है जब जीवाणु जनित रोग होगा तब। पढ़ें, रोगाणु के अधिक प्रसार के लिए कौन सा स्वरूप जिम्मेदार होता है? यांत्रिक प्रसार, छुआछूत, एक दूसरे से छुआछुई करना। अगला, एचआईवी एड्स का प्रमुख संचरण मार्ग कौन है? इसका तो बहुत सारा, यौन भी है, यौन, योनि के द्वारा भी फैलता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ये सेक्स से भी फैलता है, संक्रमित रक्त से भी फैलता है, खाने से नहीं फैलता है, खाने के लार से नहीं फैलता, मेनली ये रक्त से ही फैलता है, क्योंकि सेक्स के दौरान जब वेसल्स फटते हैं ना, तब रक्त एक दूसरे में मिलता है, तब ये फैलता है। एचआईवी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका कोई इलाज नहीं है। एक कहेगा इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तो एचआईवी एड्स से डब्ल्यूबीसी जो है कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाएगी। इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। सिफिलिस रोग किससे फैलता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स से फैलता है। संयोजन मतलब वहां कहने का सेंस यही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। संक्रमण का कौन सा तरीका सामान्य है, सबसे सामान्य है? वायु संचरण। बताओ, टीबी फैलता है किससे? अरे टीबी जो हम लोग कहते हैं यक्षमा, ये किससे फैलता है? वायु संचरण से। इसलिए टीबी वाले में इन्फ्लुएंजा, ये सब वायु से ही फैलता है। एक को छींक होगा, वहां खड़े रहोगे, दूसरे को भी होना शुरू हो जाएगा। टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायु से फैलने वाला रोग है। टीबी को ही यक्षमा कहते हैं। किस रोग के लिए मच्छर एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? मलेरिया। वेक्टर का मतलब वाहक की कारक, वाहक। कौन मच्छर? मादा एनोफ्लिज। संक्रामक रोगों का सामान्य सर्दी जुकाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रतिरक्षा को क्या करता है? कमजोर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रभावशाली तरीका कौन है? तापमान। बताओ, कौन ऐसा है जो अति उच्च और अति निम्न ताप पर नहीं मरता है? वायरस। वायरस अति उच्च एंड अति निम्न ताप पर नहीं मरता। अति उच्च और अति निम्न ताप पर वायरस नहीं मरता है। जिनका आपका अगर बुक नहीं पहुंचा तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम तुरंत इधर से कॉल करवाते हैं। एड्रेस में लिख देते हो झुनापुर की जगह चुनापुर, कैसे पहुंचेगा? पिन कोड लिखता है 854339 की जगह 6, जाने का यूपी चल जाता है एमपी। वायरस अति उच्च और अति निम्न ताप पर मरता नहीं है। वायरस परपोषी है कि स्वपोषी है? स्वपोषी है। वायरस परपोषी है। एक स्वस्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विविध प्रकार का भोजन। देखो, एक मिनट, जब भी ध्यान रखिएगा, कभी भी भोजन करना है तो हर प्रकार का भोजन करना है।
डेली दूध रोटी खाइए, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगा, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। तो डेली आप दूध रोटी खाइए, कौन बीमारी हो जाएगा? स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की हो जाएगी कमी। इसलिए कहता है कि सीजन में आपको हर चीज खाना चाहिए। गाजर आया गाजर खाओ, जामुन आया जामुन खाओ, आम आया आम खाओ, क्योंकि हर चीज में एक विशेष प्रकार का विटामिन है, जिससे पूरा साल आपका शरीर उस चीज के प्रति लड़ता रहेगा। तो इसलिए विविध प्रकार का, अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। डेली भात दाल चोखा नहीं खाना चाहिए। लिखेगा, डेली सिर्फ दूध पीने से विटामिन सी की कमी हो जाएगी और स्कर्वी रोग हो जाएगा। अरे भाई ने 91 रुपया किया हुआ है रे, कितना मैसेज करता है एक ही चीज। डेली सिर्फ दूध पीने से विटामिन सी की कमी हो जाएगी और कौन बीमारी हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसलिए बताओ, विविध प्रकार का भोजन करना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। जामुन आया तो जामुन खा लो, गाजर आया तो गाजर खा लो। बोलो, आज की कार्रवाई हो गई खत्म। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा, लास्ट कर देंगे। ये वो जो चैप्टर पीछे छोड़े हैं, अगले क्लास में उसको खत्म करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्लास 10th आप लोगों को मिल गया पीडीएफ? नहीं मिला है? अच्छा, अगला क्लास में मिल जाएगा।